हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हम कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं। साथ ही साथ हमारे वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको शॉर्ट्स वगैरह भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, उससे जुड़ी कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज की सीरीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का इकोनॉमिक्स, जो कॉमर्स के स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है। और पहला जो हमारा चैप्टर होगा वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी 1947 के पहले जो हमारे देश की क्या कंडीशन थी, क्या हमारा कंडीशन चल रहा था देश में, एग्रीकल्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट क्या थे, ये सारी चीजों के बारे में हम फोकस करेंगे। ये जो हमारा इकोनॉमिक्स है, इसमें 5-6 चैप्टर्स आपको मिलेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जिसमें अलग अलग चैप्टर में हमारे देश का जो 1947 के पहले और उसके बाद के जो फेजेस थे वो अलग अलग मिलेंगे हमको। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी वो हम देखेंगे, और 1947 के पहले हमने जो कोशिशें की या ब्रिटिशर्स का जो रूल था हमारे ऊपर, कोलोनाइजेशन था, वो सारी चीजें देखेंगे। सेकेंड चैप्टर में हम 1947 के बाद का या 1950 के बाद का भी मान सकते हैं, क्योंकि 1947 के बाद जो 2 साल थे उसमें हमने पॉलिसीज को थोड़ा बनाना और सत्ता में कौन सी सरकार आएंगी, प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, इन सारी चीजों पे थोड़ा सा विवाद चल रहा था। फिर 1950 के बाद से लेके 1990 तक जो हमने कोशिशें की हमारे देश को बेहतर करने के लिए, इकोनॉमी को अच्छी करने के लिए, वो सारी कोशिशें हम सेकेंड और थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं उसमें हम 1990 के बाद जो हमने कोशिशें की और बेहतर करने की, हमारी इकोनॉमी जो बीच के ड्यूरेशन में, बीच के फेज में नहीं हो पाई थी, जो हमने कोशिश की, जिसमें एलपीजी आएगा, जो पॉलिसी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा लाई गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों शब्द को भी समझेंगे कि वो क्या होते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है वो डिपेंड करता है आज 1947 के पहले के फेज पे, और एग्रीकल्चर का जो सेक्टर था उस पर डिपेंड करता है। क्या कंडीशन थी वो जानते हैं आज के वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं पहला, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसके पहले का क्या कंडीशन था। Indian economics on the eve of independence in 1947 was marked by what? Severe underdevelopment, stagnation and structural imbalance। यानी जो स्ट्रक्चर होता है एक देश की, जो जरूरी चीजें होती हैं, जैसे कृषि हो गया, हमारे देश में कृषि पे ज्यादा लोग डिपेंड करते थे पहले, हाथ से बनाई हुई चीजों पे लोग ज्यादा डिपेंड करते थे, क्योंकि उनसे उनकी सारी जो मूल जरूरतें थी, जैसे रोटी कपड़ा मकान, वो सारी जरूरतें पूरी हो जाती थी, और कुछ जो खेती किसानी और कृषि से जो चीजें बच जाती थी उसको बेच करके भी उनके पास पैसा आता था, उससे भी वो उनका गुजर और बसर हो जा रहा था। लेकिन 1947 के पहले फिर भी हम ये मान सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं था, हम टेक्नोलॉजी में उतने बेहतर नहीं थे, लेकिन कृषि पे हम डिपेंड करते थे, तो अंडर डेवलपमेंट ही था हमारा देश। और स्टैग्नेशन, गतिहीनता बहुत ज्यादा थी, स्थिरता थी हमारे देश में, हम बेहतर बढ़ नहीं रहे थे। और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस था, जो हमारा स्ट्रक्चर था देश का वो खराब था। यानी क्या रूल चल रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स 200 साल हमारे देश पे राज किए हैं, और उसमें उन्होंने मान लीजिए रेल वगैरह जो और बेहतर चीजें थी वो सारी चीजें तो हुई, लेकिन जो हमारी कृषि थी जिसकी गतिहीनता का पूरा जो कारण है वो ब्रिटिशर्स है, वो कैसे एनसीईआरटी आपको बताती है, वो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। The British colonial rule for nearly 2 centuries has significantly altered India's economy structure in a way that prioritized British interest over Indian development। जो ब्रिटिशर्स आए थे हमारे देश में, उनका मेन ये एम था कि हमारे देश में जो भी चीजों का उत्पादन हो रहा है, यानी रॉ मटेरियल, जिनको हम प्राइमरी चीजें बोलते हैं, जो भी रॉ मटेरियल होते थे, कपास होते थे, ठीक है, मसाले होते थे, उन सारी चीजों को वो क्या करते थे, अलग अलग देशों में, विदेशों में लेकर के जाते थे, और उन प्राइमरी चीजों से, यानी रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बना करके हम ही को बेचते थे। यानी हम डिपेंडेंट थे, हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे थे, क्योंकि कृषि की स्थिति बहुत अच्छी थी, तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन वो सारी चीजें बाहर के देशों में जा रही थी, और हमारे ही रॉ मटेरियल की बनाई हुई चीज हम ही खरीद रहे थे, क्योंकि उस समय जो रूल्स हैं वो इस तरीके से बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीजें आती हैं, कोलोनियलिज्म और कोलोनाइजेशन। ये दोनों शब्द सुनने में एक लगते हैं, लेकिन है
दो तरीके के, कैसे उनमें थोड़ा सा डिफरेंस जानेंगे, बहुत बारीक डिफरेंस है। देखिए, colonialism is the practice by which a powerful country takes control over a weaker country, यानी weaker country यहाँ पे आप इंडिया को समझेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि अभी weaker country है, उस समय जो डेफिनेशन मानी जाती है या माना जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो चीज मैं यहाँ पे कोट कर रही हूँ, ठीक है। is the practice by which powerful country यानी Britishers takes control over a weaker country exploiting its resources, यानी जो भी हमारे संसाधन थे, जो रॉ मटेरियल थे, जो कृषि थी, उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, वहां हमारे यहाँ के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, हमारे यहाँ का जो कल्चर है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कोलोनाइजिंग पावर, यानी कोलोनाइजेशन पावर कौन है यहाँ पे? ब्रिटिशर्स हैं। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से नियंत्रण स्थापित करता है और उसके संसाधनों का शोषण करता है, यानी जो भी हमारे संसाधन है उनका यूज हम नहीं कर पा रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे ब्रिटिशर्स और हमें हमारा फिनिश गुड बना करके दे रहे थे, यानी हमारे संसाधनों का गलत तरीके से यूज हो रहा था। जैसे आप जमींदारी सिस्टम, आगे आपको क्लासेस में पढ़ाई जाएगी, जमींदारी सिस्टम में क्या होता था? खेत मेरा है, ठीक है, मुझे ही लगान देना है, और ये सारी चीजें जो थी वो भी हमारा किस में आता है? शोषण में आता है, हमारे यहाँ के लोगों का शोषण हो रहा था। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोलोनियलिज्म कहलाता है। फिर सेकंड जो है उपनिवेशीकरण, वह प्रक्रिया है जिसमें एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश या क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, वहां अपने लोगों को बसाता है। पहले वाले में क्या था? वहां के संसाधनों का हम शोषण कर रहे थे, यहाँ पे हम बस जा रहे हैं 200 सालों तक और वहां पर राज कर रहे हैं, हमारे लोगों को भी बसा रहे हैं, वो कहलाता है उपनिवेशवाद, कोलोनाइजेशन। तो अब आगे आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ के ये डिसाइड करना है कि हमारे देश में कोलोनियलिज्म था, सॉरी, या कोलोनाइजेशन था, ये सारी चीजें आपको अभी डिसाइड करनी है। डिफरेंस देखिए क्या है यहाँ पे, एस्पेक्ट, कोलोनाइजेशन, कोलोनियलिज्म, इन दोनों में डिफरेंस देखिए। मीनिंग क्या होगी? एक्ट ऑफ सेटलिंग, जस्ट अ सेकेंड। तो पहला कोलोनाइजेशन का क्या मीनिंग है? एक्ट ऑफ सेटलिंग एंड स्टैब्लिशिंग कंट्रोल, यानी यहाँ की चीजों पर कंट्रोल करना। और सेकेंड का क्या मतलब होगा? सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड एक्सप्लॉइटेशन। टाइम फ्रेम क्या होगा? कोलोनाइजेशन का इनिशियल फेज होगा, बहुत लंबा टाइम नहीं होगा, लेकिन कोलोनियलिज्म में ऑनगोइंग या लॉन्ग टर्म होगा, यानी बहुत सालों तक हमारे ऊपर या हमारे देश पर राज होगा, आर्थिक जो चीजें हैं उन पे राज होगा, ठीक है। फोकस क्या होता है कोलोनाइजेशन का? फिजिकल सेटलमेंट होती है और कॉन्क्वेस्ट होता है। वहीं सेकेंड वाले में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंट्रोल भी होता है। एग्जाम्पल इसका देखिए, ब्रिटिश टेकिंग ओवर इंडियन टेरिटरी, और सेकेंड वाले में है ब्रिटिश रूलिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग इंडिया फॉर 200 ईयर्स। तो यहाँ पे आपको चीजें साफ समझ में आएंगी। यहाँ पे टेरिटरी पे कंट्रोल है, यहाँ 200 सालों तक एक्सप्लॉइट किया गया इंडिया को, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कि हमारे देश में क्या था और आप कमेंट में जरूर बताएंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था। अब बिफोर ब्रिटिश रूल, ठीक है, ब्रिटिश रूल यानी 1947 तक तो उनका राज था, लेकिन उसके पहले, ब्रिटिशर्स के पहले जो हमारी स्थिति थी वो क्या थी, वो समझते हैं। बिफोर ब्रिटिश रूल, इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग के इंट्रो में बताया था कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारा क्या था? मेन ऑक्यूपेशन था, हमारा मेन जो काम चलता था वो तो कृषि से ही चलता था। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड आल्सो फ्लरिश्ड, मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी, ठीक है, और ट्रेड वगैरह भी होता था, आयात निर्यात भी होते थे, लेकिन उतनी बराबर की मात्रा में नहीं होता था। इंडिया वॉज रिनोड फॉर इट्स हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा, हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है, यानी हम हाथ से जो चीजें बनाते थे, करते थे, मशीन्स पे उतना ज्यादा हम डिपेंडेंट नहीं थे अभी। जैसे हम क्या करते थे, कॉटन और सिल्क के टेक्सटाइल हमारे यहाँ बहुत अच्छे से, जैसे बंगाल का एक मलमल सिल्क जो होता है उसका हम क्या करते थे, वो सारी चीजें हम बाहर बेचते थे और हमारे देश में बहुत ज्यादा फेमस था, तो वो तो हम हाथ से ही बनाया करते थे। इसके आगे बंगाल की वो सिल्क इंडस्ट्री के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल हो गया, मेटल वर्क होता था, स्टोन क्राफ्ट था हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है हम किससे, हाथों से ही तो काम करते थे, तो ये हमारे देश की क्या था, प्लस पॉइंट था। ब्रिटिश रूल के पहले, याद रखिएगा ये पहले की बात हो रही है, इंडियन प्रोडक्ट हैड अ ग्लोबल मार्केट ड्यू टू देयर हाई क्वालिटी एंड स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप।
हमारे देश में जो भी कपड़े, जैसे यहाँ पे आपको ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल, जो मसलिन था उसकी जो क्वालिटी होती थी वो इतनी ज्यादा फाइन होती थी कि आज के कपड़ों में भी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती। तो वो सारी चीजें पूरे वर्ल्ड वाइड में हमारे देश से बिकती थी ब्रिटिश रूल के पहले। मसलिन इज अ फाइन कॉटन टेक्सटाइल दैट originated in Bengal, स्पेशली अराउंड ढाका। ढाका जो अभी डक्का कहलाता है वहां पे था। द काई कॉटन वॉज इंटरनेशनली फेमस फॉर इट्स एक्सेप्शनल क्वालिटी। वैसी क्वालिटी हर जगह हर कपड़ों में नहीं मिलती थी। द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन वॉज नोन एज मलमल, जिसको आज हम मलमल के नाम से जानते हैं, वो पहले मसलिन के नाम से फेमस था और इंटरनेशनली हम क्या करते थे, उसको बेचा करते थे। इट वॉज ऑल्सो रिफर्ड टू एज मलमल शाही और मलमल खास, मीनिंग इट वॉज फिट फॉर रॉयल्टी, यानी जो रॉयल लोग होते थे, जो राजा होते थे, उनके लिए ये सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी। फॉरेन ट्रेवलर्स एडमायर्ड एंड मेंशन दैट लग्जरियस नेचर ऑफ दिस फैब्रिक, ये इतना ज्यादा लग्जरियस होता था। तो आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के समझे कि हमारे देश में हम हाथों से चीजों को इतना बेहतर बना देते थे कि इंटरनेशनली वो सारी चीजें सेल होती थी। 1947 के पहले का colonial economic policies prioritize Britain's interest, not Indian development, यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के डेवलपमेंट को फोकस में ना रख के सुपीरियोरिटी देते थे किसको, अपने इंटरेस्ट को। इंडिया वाज टर्न्ड इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, जो मैंने आपको बताया कि हम सप्लायर बन गए थे रॉ मटेरियल के, लेकिन कंज्यूमर थे उन्हीं रॉ मटेरियल से बने हुए किसके, फिनिश्ड गुड के। हमारे देश से लेकर के जाया गया रॉ मटेरियल हमको फिनिश गुड बना करके दिया जाता था। द कॉलोनियल गवर्नमेंट मेड नो सिंसियर एफर्ट टू कैलकुलेट इंडियाज नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय को कैलकुलेट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कोई प्रयास नहीं किए थे, कोई सफल प्रयास नहीं किए थे, लेकिन हमारे देश के जो कुछ बेहतर लोग थे उन्होंने ये सारे प्रयास किए थे, जो कई बार कॉन्फ्लिक्ट और इनकंसिस्टेंसी का भी क्या रहा, प्रमाण रहा। लेकिन उनमें एक दो सफल व्यक्ति थे जिनके नाम यहाँ पे मेंशन है, जिनमें आते हैं दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, वीके राव और आरसी देसाई। ये जो 5 लोग थे इन्होंने सफल प्रयास किए थे किसके, पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने की, कि कैसे कैलकुलेट होगा। ये जो 5 नाम है ये एग्जाम में अगर फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो जरूर आते हैं, ये 5 नाम को आपको याद रखने हैं। तो ये एक मोटा मोटी इंट्रोडक्शन था कि कैसा 1947 के पहले था या ब्रिटिशर्स के भी पहले कैसा था और क्या हमारे देश में बेहतर चीजें थी जो इंटरनेशनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी। ठीक, तो ये ब्रीफ इंटरव्यू था। और एग्रीकल्चरल का पूरा जो परसेंटेज वाइज जो हमें स्टेटस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।